नमस्कार। चलिए आज भारतीय साहित्य के दो ऐसे महान उपन्यासों की दुनिया में चलते हैं जो हमें भारतीय गांव के संघर्ष, सपनों और सच्चाइयों को बहुत करीब से दिखाते हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि समाज की असलियत के जीते जागते दस्तावेज हैं। मुंशी प्रेमचंद का गोदान और कमला मार्केंडिया का नेक्टर इन अ सीव। तो शुरुआत करते हैं इसी एक बात से। ये शब्द गोदान के हीरो होरी के हैं और इन शब्दों में ही इन कहानियों का पूरा सार छिपा है। एक ऐसी गहरी निराशा जहां पेट भर खाना और तन ढकने को कपड़ा, ये भी एक नामुमकिन सपने जैसा लगता है। देखिए, इन दो उपन्यासों ने भारतीय साहित्य का रुख ही मोड़ दिया था। कह सकते हैं कि इन्होंने साहित्य को कल्पना के आसमान से खींचकर गांव की धूल भरी पथरीली जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया। और इन कहानियों का हीरो कौन था? कोई राजा महाराजा नहीं, कोई देवता नहीं, बल्कि एक आम इंसान। असल में प्रेमचंद और मार्कंडेय दोनों ने ही गरीबी और नाइंसाफी को अपनी आंखों से देखा था, और वही तजुर्बा उनके किरदारों की आवाज़ बनता है। एक ऐसी आवाज़ जो सीधे दिल में उतर जाती है। तो आइए अब मिलते हैं कहानी के उन दो मुख्य किरदारों से जो सिर्फ पात्र नहीं हैं, बल्कि करोड़ों भारतीय किसानों की आत्मा की आवाज़ हैं। एक है होरी और दूसरे हैं नाथन। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, दोनों के सपने कितने अलग हैं, फिर भी कितने बुनियादी। एक तरफ है उत्तर भारत का किसान होरी, उसका सपना है बस एक गाय पालने का। गाय जो समाज में इज्जत और पुण्य का प्रतीक है, क्योंकि मरने के बाद गाय का दान यानी गोदान मोक्ष का रास्ता माना जाता है। और दूसरी तरफ है दक्षिण भारत का भूमिहीन किसान नाथन। उसका सपना तो और भी सीधा है कि जिस जमीन पर वो हल चलाता है वो बस उसकी हो जाए। उसके लिए ये जिंदा रहने और सुरक्षा का सवाल है। तो देखा जाए तो एक मोक्ष चाहता है और दूसरा बस जीना। लेकिन सवाल ये है कि इतने सीधे साधे सपने भी पूरे क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि ये किसान शोषण के एक ऐसे जाल में फंसे थे जिससे निकलना नामुमकिन था। तो आइए समझते हैं कि ये जाल आखिर था कैसा। पूरी कहानी की शुरुआत होती है सिर्फ 10 रुपए के एक छोटे से कर्ज से। सुनने में ये रकम बहुत मामूली लगती है ना? लेकिन यही 10 रुपए होरी की बर्बादी की पहली सीढ़ी बनते हैं। अब जरा शोषण का ये गणित देखिए। होरी ने 10 रुपए का कर्ज लिया, लेकिन उसमें से 1 रुपया नजराने का कट गया, 1 रुपया कागजी कार्रवाई का, 1 रुपया दस्तूरी का और 1 रुपया ब्याज का। ये सब पहले ही काट लिया गया। तो मतलब क्या हुआ? जिस 10 रुपए के कर्ज को चुकाने में होरी की जिंदगी निकल जाएगी, उस कर्ज में से उसके हाथ में आए सिर्फ 5 रुपए। आधा पैसा उस तक पहुंचने से पहले ही सिस्टम खा गया। और बस यहीं से होरी उस कर्ज के जाल में फंसता चला गया। और ये सिर्फ होरी की कहानी नहीं है। नेक्टर इन अ सीव में नाथन और रुक्मणी भी एक अलग तरह के आर्थिक जाल में फंसते हैं। उनके गांव में एक फैक्ट्री लगती है, उनकी जमीन छिन जाती है और वो अपनी ही जमीन पर मजदूर बन जाते हैं। तो ये जाल सिर्फ पैसों या साहूकार का नहीं था, ये जाल सामाजिक था, जहां जाति, धर्म और पाखंड की एक पूरी व्यवस्था किसानों को दबाए रखती थी। गोदान में प्रेमचंद ने इस पाखंड को बहुत बेबाकी से दिखाया है। एक तरफ है राय साहिब, जो मंच पर तो जमींदारी खत्म करने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अपने ही मजदूरों पर सबसे ज्यादा जुल्म करते हैं। फिर हैं पंडित दाता दीन, जो धर्म और पवित्रता का उपदेश देते हैं, पर अपने बेटे और एक नीची जाति की महिला के रिश्ते पर आंखें मूंद लेते हैं। और पत्रकार साहब पंडित ओमकार नाथ, जो अन्याय के खिलाफ लिखने का दावा करते हैं, पर मौका मिलते ही घूस लेने से नहीं हिचकिचते। लेकिन इस अंधेरी दमनकारी दुनिया में महिलाएं सिर्फ शिकार नहीं थीं, वो ताकत और हिम्मत की मिसाल भी थीं। और यहाँ हमें ताकत के दो बिल्कुल अलग रूप देखने को मिलते हैं। एक तरफ है होरी की पत्नी धनिया, जो एक तूफान की तरह है, साहसी, बेबाक, जो अन्याय देखकर चुप नहीं रह सकती। वहीं दूसरी तरफ है नेक्टर इन अ सीव की रुक्मणी, जो एक चट्टान की तरह है, शांत, सहनशील। वो हर दुख को चुपचाप सहती है और उसी में अपनी ताकत ढूंढती है। धनिया की हिम्मत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब उसके परिवार पर मुसीबत आती है तो वो पूरी पंचायत के खिलाफ अकेली खड़ी हो जाती है और कहती है, पंचो, गरीब को सताकर सुख ना पाओगे। लेकिन जहां धनिया जैसी औरतें थीं, वहीं कई ऐसी भी थीं जो समाज की बेरहम रीतियों में पिसकर रह गई। जैसे गोदान में होरी की बेटी रूपा, जिसकी शादी सिर्फ इसलिए एक बूढ़े आदमी से कर दी जाती है क्योंकि घर में दहेज देने के पैसे नहीं थे।
या फिर झूनिया, जिसे समाज कुल्टा कहकर धिक्कारता है। और ऐसा ही हाल नेक्टर इन अ सीव में रुक्मणी की बेटी इरा का होता है, जिसे बांझपन के ताने देकर उसका पति छोड़ देता है और उसे परिवार पालने के लिए वेश्या बनना पड़ता है। पर इस कहानी में एक बहुत बड़ा टकराव भी है, पीढ़ियों का टकराव। जहां पुरानी पीढ़ी हर दुख को अपनी किस्मत मानकर सह लेती थी, वहीं नई पीढ़ी ने इस किस्मत पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया। होरी की सोच देखिए, वो पुरानी पीढ़ी का था। उसका मानना था कि जो भी हो रहा है वो सब किस्मत में लिखा है। वो कहता है, ये भगवान की आवाज है जो पंचों के मुंह से निकलती है, किस्मत से कोई नहीं लड़ सकता। लेकिन उसका बेटा गोबर, वो बिल्कुल अलग सोचता था। वो इस व्यवस्था के खिलाफ था। वो कहता है, ये सब मन को समझाना की बातें हैं। असल में तो जिसके पास ताकत है वो गरीब को दबाकर अमीर बनता है। मतलब वो किस्मत को नहीं, सिस्टम को दोष देता था। सपनों और बगावत की ये कहानी होरी के लिए एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ पर खत्म होती है, जहां उसका पूरी जिंदगी का सपना उसकी मौत के पल में एक क्रूर मजाक बन जाता है। और विडंबना देखिए कि जिस एक गाय का सपना होरी ने जिंदगी भर देखा, उसी गाय को खरीदने के लिए पैसे चुकाने के चक्कर में वो दिन रात मेहनत करके अपनी जान दे देता है। यानी जो सपना उसने पूरी जिंदगी देखा, वही सपना उसकी जान ले गया। और फिर आता है उपन्यास का वो आखिरी सीन जो दिल को झकझोर देता है। होरी मर चुका है और पंडित उसकी आत्मा की शांति के लिए गोदान यानी गाय का दान करने को कहते हैं। तब उसकी पत्नी धनिया अपनी जिंदगी भर की बचत, वो 20 आने, अपने मरे हुए पति के ठंडे हाथ पर रखती है और कहती है, महाराज, घर में न गाय हैं, न बच्चियां, न पैसा, यही इनका गोदान है। होरी तो चला गया, एक किसान की जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन उसकी कहानी एक ऐसा सवाल पीछे छोड़ गई जो आज भी उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा मायने रखता है। ये उपन्यास हमें याद दिलाते हैं कि ठीक है, आज जमींदारी प्रथा तो खत्म हो गई है, लेकिन क्या किसानों का संघर्ष खत्म हुआ है? आज भी वो कर्ज, आर्थिक असमानता और भ्रष्ट सिस्टम के जाल में फंसे हुए हैं। संघर्ष का रूप बदला है, पर संघर्ष आज भी जारी है। तो आखिर में प्रेमचंद और मार्कंडे ने साहित्य के रूप में हमें एक आईना थमाया था, एक ऐसा आईना जो हमें हमारे समाज की कड़वी सच्चाई दिखाता है। और वो आईना आज भी हमसे एक सवाल पूछ रहा है, एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल, कि होरी और नाथन की त्रासदियों के इतने दशकों बाद क्या उस आईने में दिखने वाली तस्वीर सच में कुछ बदली है?